हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन सेकंड टेस्ट का। एटॉमिक स्ट्रक्चर और गैसीय स्टेज का जो दूसरा टेस्ट हुआ था उस टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 25 ग्राम एक क्या है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। ठीक है, उसके अगर किसी वेलोसिटी से मूव कर, उसमें क्या है डेल्टा एक्स इतना क्या है मीटर, उसमें क्या है अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी का पोजीशन बोलते हैं, अनसर्टेनिटी पोजीशन दिया हुआ है और डेल्टा भी पूछा जा रहा है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो क्या है सिंपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या होता है m इंटू डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। क्या करते हैं h अपॉन 4 पाई कर देते हैं। तो यहाँ से डेल्टा v की वैल्यू कैलकुलेट करना है। h की वैल्यू कितना हो जाएगा 6.634 इंटू 10⁻34। नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 इंटू 3.14। m इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू रख देंगे। m की वैल्यू क्या है 25 ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सारे m केस में है। h की वैल्यू भी क्या है 6.63 इंटू 10⁻30 जूल सेकेंड होता है, m केस में ही होता है। तो m की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, डेल्टा x क्या हो गया 10⁻5 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मोमेंटम वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगा कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है कि 1 मोल के लिए क्या किया है बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है क्लोरीन क्लोरीन के अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है तो उनको बॉन्ड सारे को ब्रेक करने के लिए कितना जूल एनर्जी चाहिए 242 किलो जूल चाहिए। तो ये बताना है कि कितना मिनिमम वेवलेंथ का क्या हो, क्या वेवलेंथ का फोटोन होना चाहिए जिसकी वजह से वो क्या करे एक मॉलिक्यूल का क्या सीएल का बॉन्ड ब्रेक कर सके। तो देखो सिंपल इसका एक करने के तो दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट कर लो कि 242 किलो जूल है किसके लिए 1 मोल के लिए, यानी किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते, किससे डिवाइड कर रहा था 96 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 242 डिवाइड बाई 96 कर देंगे तो ये किसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसके अलोंग इस एनर्जी के अलोंग वेवलेंथ निकालना होता है तो क्या करते हैं 12400 डिवाइड बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। जो आंसर जिस यूनिट में दिया रहेगा उस यूनिट में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा यदि मान लो ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसको क्या करो कन्वर्ट करो कि ये 1 मोल के लिए है इतनी एनर्जी, तो 1 CL बॉन्ड के लिए कितनी एनर्जी होगी फॉर 1 CL बॉन्ड कितना आ जाएगा 242 इंटू 10⁻3 ये जूल। और ये कितने Na मॉलिक्यूल्स के लिए मतलब 1 मोल के लिए, तो यानी कि Na के लिए हो जाएगा इतनी एनर्जी ये किसमें आ गया जूल में आ गया। अब इसको किसमें कन्वर्ट, इसके अलावा वेवलेंथ निकालना है तो सिंपल वो लगाओ 242 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 6.63 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 Na हो गया जूल। इसको किसके बराबर कर देते हैं hc बाई लैम्डा के बराबर कर दो hc बाई लैम्डा। तो यहाँ से इसके अलावा भी क्या आ जाएगा लैम्डा डायरेक्ट आ जाएगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट इसी से कर सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ आ रहा तो ये मेथड तो क्या करेंगे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि वेव नंबर दिया हुआ है। वेव नंबर क्या होता है 1 बाई लैम्डा होता है। वेव नंबर दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर। फर्स्ट लाइन ऑफ द बाउमर सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए दिया गया। तो कह रहा है कि वेव नंबर ही बताना है सेम लाइन के लिए, मतलब बाउमर के फर्स्ट लाइन के लिए बताना है, लेकिन Li+2 आयन के लिए बताना है, लिथियम आयन के लिए बताना है। तो देखो 2 बार लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, वेव नंबर का फॉर्मूला लगा लो। वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू RZ स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। हमेशा N1 क्या रखते हैं कम वाला रखते हैं, N2 क्या रखते हैं ज्यादा वाला रखते हैं। तो देखो फर्स्ट लाइन ऑफ बाउमर सीरीज के लिए N1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट लाइन किसमें आएगा N1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और N2 इक्वल टू क्या आएगा 3 से किसमें आएगा 2 में आएगा। तो इसके लिए लिख लो 152 00 R रहने दो। Z हाइड्रोजन के लिए तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब दूसरा लिथियम के लिए वेव नंबर निकालना है तो न्यू बार इक्वल टू लिख दो। ये क्या जाएगा R लिथियम आयन का क्या था 3 हो गया, Z 3 हो गया, बाकी ये वही रहेगा सेम लाइन के लिए निकालना है। तो देखो ये पूरे से कट जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, न्यू बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 इंटू 15200 कितना आ जाएगा
130 जितना मतलब सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ से जितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से आगे क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो तो सिंपल आंसर आ जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिटर, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताना है पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट के लिए कितने पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 लिखो, E1 इक्वल टू क्या होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा -13.6 Z²/n² होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इसलिए क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। चलो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है फोर्थ ऑर्बिट का, तो हम क्या करते हैं फोर्थ ऑर्बिट की टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है रिलेशन होता है। तो हमेशा क्या करना है टोटल एनर्जी ही कैलकुलेट कर लो, उसको जिसमें चाहे जरूरत रहेगा उसमें क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से देखो इसके लिए क्या लिखेंगे टोटल एनर्जी -13.6 Z², Z कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाई टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/16। यहाँ से टोटल एनर्जी कितना आ गया 16 इंटू -13.6। अब हमें देखो क्या करना होता है टोटल एनर्जी पता चला, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो 2 इंटू जो भी आ रहा है उसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू -13.6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर द फोर्थ ऑर्बिट। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है क्या है यहाँ पे न्यू दिया हुआ है, न्यू इक्वल टू 3.2 इंटू 10 पावर, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है लाइट का। इस फ्रीक्वेंसी के अलावा जब वो क्या लाइट एमिट हो रहा है तो जो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस फोटोन क्या है इस फोटोन के जो फ्रीक्वेंसी है इससे अगर लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या है 2 टाइम्स है। मतलब ke1 क्या है ke2 का क्या है 2 टाइम्स है। तो पूछा गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ कि वो जो मेटल है उसकी क्या बताना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना है। तो ये सिंपल क्या है कैलकुलेशन है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। मतलब देखो जैसे कि क्या होता है कि मेटल से मान लो इतने एनर्जी का फोटोन आ रहा है E1 और इसका क्या होता है वर्क फंक्शन 5 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट होता है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी को जो माइनस करते हैं वही एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। जो बची एनर्जी होती है वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो लिख लेते हैं पहले के लिए, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी मान लो क्या है E1 E मान लेते हैं, इसके लिए अगर E मान लेते तो इसका क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा। तो इसके लिए लिख लेते हैं 2E इक्वल टू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी देखो लिख लेते हैं यहाँ से कौन सा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन 5, इसमें भी पुट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है 2 टाइम्स है तो 2E लिख लेते हैं। फोटोन की एनर्जी h न्यू नॉट कर लेंगे 3.2 इंटू 10⁻16 माइनस एच न्यू नॉट 5 के अलावा जो फ्रीक्वेंसी आती है उसी को क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या उसके अलावा जो वेवलेंथ आता है उसको क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा अगर इसकी एनर्जी E होगी एच न्यू कितना है 2 इंटू 10⁻16 माइनस एच न्यू नॉट। तो देखो क्या कॉमन आएगा ई से डिवाइड कर दो, इसी कैंसिल होगा एच एच दोनों में कॉमन होकर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻16 माइनस न्यू नॉट डिवाइड में क्या 2 इंटू 10⁻16 माइनस न्यू नॉट। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके न्यू नॉट क्या करेंगे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वही क्या पूछा गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। ठीक है इसके आगे सॉल्व कर लेना। 6 देखते हैं सिंपल सा है, क्या बताना है रेडियल नोड बताना है कि रेडियल नोड कितना हो किसके लिए 3s और 2p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड बताना है। तो चलो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है n-l-1। n क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर और n 1 आ जाएगा। तो 3s के लिए निकालते हैं और 3s के लिए निकालेंगे n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, n की वैल्यू कितना होगा 3 माइनस l की वैल्यू 0 माइनस 1 तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2p के लिए निकालते हैं तो n की वैल्यू क्या होगा 2 माइनस p के लिए l की वैल्यू कितना होता है 1
-1 इक्वल टू कितना 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 और इसके लिए क्या हो जाएगा 0। तो 2 0 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बताना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 दिया हो, तो इसके लिए क्या बताना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू बताना है। तो देखो दो तरह, डायरेक्ट यदि फॉर्मूला याद है, एल के लिए एम की वैल्यू कितना होता है 2l+1 होता है, 2l+1 होता है, तो एल की वैल्यू कितना होगा 2, तो 2 × 2+1 कितना आ जाएगा 5। ऐसे कर लो, ये डायरेक्ट याद है तो नहीं, तो m की वैल्यू क्या क्या होता है, -l से लेके +l तक, 0 × -2 -1 0 +1 +2, ये सब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5। समझ में आ गया। तो l की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से m की वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और नहीं तो l = 2 है, तो ये कौन सा है, d सबसेल है, और d में कितना ऑर्बिटल होता है 5, तो यहाँ से m की वैल्यू भी कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से जहां से भी दिमाग में आए वहां से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 106 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो जब भी इस तरह का रहता है तो लेंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज का, तो ये देख लो इलेक्ट्रॉन फील कैसे होते हैं, अगर वो प्रोसेस पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फर्स्ट एड ग्रुप का क्या पता होना चाहिए तुम्हें, इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, यहाँ से सबसे लास्ट 7th पीरियड वाला कौन सा होता है, 87 होता है, यहाँ पे ये 55 होता है, ये 6 होता है और ये 7 होता है, यहीं से लेंथेनाइड एक्टिनाइड स्टार्ट होता है। 106 जाना होता है तो यहाँ से क्या आता है 88 आता है, 88 के बाद से यहाँ पे क्या होता है, ये डी में क्या होगा, डी में एक ऑर्बिटल आएगा, एक क्या होता है ग्रुप और आगे आता है क्या होता है 89 के बाद से क्या होता है एक्टिनाइड सीरीज होता है 14 नंबर का, 14 नंबर तक कहाँ तक हो जाएगा 103, 90 से लेके 103। उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है डी में भरना शुरू हो जाता है। तो तुम ऐसे करके एक एक करके फिल कर देखो, 103 है तो 103 क्या हो जाएगा, लास्ट में यहाँ तक कंप्लीट है। पहले देखो एस में 2 आएगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, इसके बाद से फिर से यहाँ से क्या होता है रिपीट होता है। तो वही करना है, यहाँ से देखो 7 से स्टार्ट होता है, क्या करेंगे इसके पहले कौन सा आएगा, जो इनर्ट गैस आता है रेडॉन आता है, रेडॉन के बाद से रेडॉन के आगे से स्टार्ट करेंगे 7s2 और उसके बाद से D1 आएगा, कौन सा हो जाएगा 6D1 और इसका से कौन सा आएगा 5F14। देखो 14 कंप्लीट हो चुका है, 103 तक ही कंप्लीट हो गया। अगर बीच में कहीं रहता तो F में लिख देते सीधे सीधे, लेकिन अगर देखो यहाँ पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, 103 से आगे क्या है 106 तक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और किसमें आएंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और किसमें आएंगे डी में ही आएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा एक तो पहले से ही है, 3 और आ जाएगा तो कितना देंगे 4, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 106 का। तो ये पता है तो आसानी से कर सकते, यहाँ से लेंथेनाइड यहाँ से 57 होता है तो वो एक्टिनाइड स्टार्ट होता है, सॉरी लेंथेनाइड ऊपर होता है एक्टिनाइड होता है, तो ये पता है। और उसके बाद से 14 आने के बाद से ये डी में फिर से फिल होना शुरू हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फिल होता है वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम के क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बताना, तो रेडियस का डिस्टेंस पहले बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। तो सेकंड और थर्ड के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो क्या कर सकते हैं लोग कि यहाँ से रेडियस थर्ड ऑर्बिट का माइनस क्या करते हैं सेकंड ऑर्बिट का, अगर रेडियस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या निकालेंगे r3 माइनस डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा r3 माइनस r2। ये कितना होता है 0.529, n स्क्वायर बाई जेड होता है, n की वैल्यू कौन सा है 3 है, 3 का स्क्वायर, जेड क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.529 n स्क्वायर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, 0.529 कॉमन हो गया और यहाँ पे आ गया 9 माइनस 4 तो 5 आ गया, 0.529 इंटू 5, इतना क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड किसमें लिखते हैं एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक 10 देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम। गैलियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर का चारों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर बताना है, पॉसिबल क्वांटम नंबर कौन सा हो सकता है। तो गैलियम का अगर ये नहीं पता, एटॉमिक नंबर नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ये पता, पोजीशन पता है, उसका पोजीशन कहाँ पर होता है
यहाँ ये डी ब्लॉक रहता है, डी ब्लॉक में यहाँ पे क्या होगा, ये बोरॉन वाला ग्रुप होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड देन गैलियम होता है, ठीक है। इसके पहले क्या होगा, एस होगा, ये फोर्थ वाले में होगा। तो अच्छा लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले क्या लिखोगे, इसके पहले एल्यूमिनियम वाले में कौन सा आर्गन आता है, इनर्ट गैस कौन सा आएगा, आर्गन। एल्यूमिनियम का आगे यहाँ एल्यूमिनियम में क्या होता है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन होता है। आर्गन के आगे वहां से यहाँ से लिखो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन सा होगा 4s2, देन यहाँ से 3d10 आएगा, 3d सीरीज हो गया 3d10, और देन 4p1 हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4p1 आ जाएगा। अब इसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, पॉसिबल क्वांटम नंबर होता है ना, तो n इक्वल टू तो 4 होगा, तो देखो n इक्वल टू 4 इसमें है और इसमें है। l इक्वल टू कितना है, p के लिए l की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों तो होंगे नहीं। आंसर कौन सा हो जाएगा, n इक्वल टू 4, m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू क्या हो सकता है, -1, 0, कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबल दिया है, एग्जैक्ट बताना है तो -1 हो सकता है, तो ठीक है, s इक्वल टू प्लस हाफ हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबल पूछा गया तो पॉसिबल क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 देखते हैं क्या कह रहे हैं, क्लोज फ्लास्क, यहाँ पे क्लोज फ्लास्क है, इसमें क्या है 5 लीटर 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, 300 केल्विन से 600 केल्विन तक क्या कर हीट किया जा रहा है। तो पूछा विच इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अगर हीट करेंगे तो क्या चेंज होगा, प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 1 ग्राम गैस है और क्लोज फ्लास्क है तो लीटर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर तो बढ़ेगा, तो ये क्या है, करेक्ट है। रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इधर उधर ज्यादा मूव करेंगे तो कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ये भी करेक्ट है। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, जब 1 ग्राम S2 गैस है वो डिसोसिएट या ब्रेक जुड़ नहीं रहे तो क्या होगा, जितने मोल्स हैं उतने ही मोल्स रहेंगे, टेम्परेचर से चेंज नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, और हमसे क्या पूछा गया था, विच इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन नहीं, वही पूछा गया था। एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ऑब्वियस बात, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, 3/2 kT 3/2 RT से। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी गैसेस मॉलिक्यूल्स की, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 12 देखते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, इन आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी में पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ आर डिपेंड ओनली ऑन, वैल्यू ऑफ आर किस पे डिपेंड करता है, तो जो आर की वैल्यू क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। आर की वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, पर मोल के लिए या जितने भी मोल के लिए रहे, आर की वैल्यू क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर ऑफ गैस नहीं डिपेंड करेगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूनिट पे डिपेंड करेगा कि कौन से यूनिट में आर की वैल्यू मेजर कर रहे हैं। आर की वैल्यू अगर एटीएम लीटर में लिखते हैं तो क्या है 0.0821, या इसी को 1/12 लिखते हैं, क्या होता है एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। और अगर आर की वैल्यू एक और लिखते हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो देखो यूनिट चेंज करेंगे तो वैल्यू तो चेंज हो रहा है आर का, तो वही बोला यार यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे क्या होगा, किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं इस पे डिपेंड करेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 13 देखते हैं क्या क्या है, कि 2 कंटेनर हैं ए और बी, ठीक है, इसमें अलग अलग गैसेज हैं, एक में ए बी, तो जो डेंसिटी ऑफ ए गैस है वो क्या है 2 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ बी के, और जो मॉलिक्यूलर मास है ए का वो हाफ है किसका, डी का हाफ है। तो बताना है कि इन दोनों के प्रेशर का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल देखो आइडियल गैस इक्वेशन से ही करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, एक तो आइडियल पीवी इक्वल टू एनआरटी करते हैं, और इसी को मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं तो क्या आता है पीएम बाई आर टी आता है, पीएम बाई क्या आता है आर टी आता है। तो यहां पे रख दो, तो ए के लिए रखते हैं, चलो डी की डेंसिटी क्या मान लेते हैं हम, चलो डी एक काम करते हैं कि ए के लिए लिखते हैं, तो डी आ जाएगा, पी आ जाएगा, एम आ जाएगा, आर और टी तो क्या है सेम है, टेम्परेचर क्या लिया गया है सेम लिया गया है दोनों के लिए। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू पी एम ए डिवाइड बाई आर टी। बी के लिए लिखेंगे तो इसकी डेंसिटी क्या आ जाएगा पी बी एम बी डिवाइड बाई आर टी। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा डी ए अपॉन डी बी इक्वल टू
पी ए अपॉन पी बी इंटू एम ए अपॉन एम बी, ये आ जाएगा। अब देखो डी ए अपॉन डी बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यहाँ से डी ए अपॉन डी बी करेंगे तो पी ए अपॉन पी बी की वैल्यू बताना है, एम ए अपॉन एम बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, तो पी ए अपॉन पी बी की वैल्यू कितना आएगा 4:1, पी ए अपॉन पी बी कितना आ जाएगा 4:1, ये आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं, ठीक है। क्या है, वेट ऑफ 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज हो रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में, 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन बताना है कितना डिफ्यूज होगा टी टाइम में, ठीक है। तो डिफ्यूजन का क्वेश्चन है तुम्हारा, तो सिंपल क्या लिखते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट M2 बाई M1, R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। बट देखो रेट को हम किसमें निकाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम में, नहीं तो डिस्टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, वेट में नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वेट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, रेट नहीं होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि वेट अलग अलग मॉलिक्यूलर मास अलग हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मोल के टर्म में लिखते हैं, तो वेट है तो क्या करेंगे मोल के टर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे N1 अपॉन T1 डिवाइड बाई M2 अपॉन T2, ये यूज कर सकते हैं M2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। चलो टाइम दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए टाइम सेम है, तो टाइम से टाइम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मोल लिखते हैं हाइड्रो ऑक्सीजन के लिए, तो 4 डिवाइड बाई क्या करेंगे 32, N2 हाइड्रोजन का मोल इसका बताना है, तो वेट डिवाइड बाई क्या होगा 2 रख देंगे। अच्छा अब एक ध्यान रखना था H2 लिखें कि H का लिखें, तो हमेशा अगर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो इनका H2O2 N2 ये फॉर्म लेते हैं। हाइड्रोजन एटम अलग से बोलेगा तो 1 लेंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे लिखा गया, हाइड्रोजन का अपोजिट होता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 32, तो ये आ जाएगा 16 1/4, तो इसको कर लो ऊपर 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 32 इंटू डब्ल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 4 1 ग्राम क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, कितना ग्राम डिफ्यूज होगा 1 ग्राम H2 क्या होगा डिफ्यूज होगा। नंबर 15 देखते हैं, क्या करेंगे, दो गैसेज हैं A एंड B, A और B दो गैसेज हैं, उनका क्या दिया हुआ, एक का मॉलिक्यूलर मास क्या है Ma है, दूसरा का MB, इसका टेम्परेचर ये TA टेम्परेचर पे है, TB टेम्परेचर पे है, तो क्या पूछा जा रहा है Ma इंटू TA इक्वल टू MB इंटू TA, ये दिया हुआ है गिवन है, देन विच इज सेम फॉर द गैस, तो कौन सा फैक्टर इसमें से क्या होगा सेम होगा, ये पूछा जा रहा है। कौन सा है, डेंसिटी दिया हुआ, प्रेशर दिया, काइनेटिक एनर्जी और VRMS स्पीड दिया हुआ है। तो एक एक करके चेक करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए क्या होता है D इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग PM/RT, पहले यहां से देख लो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब MA अपॉन TA, चलो ऐसा लिख लेते हैं MA अपॉन TA इक्वल टू क्या आ जाएगा MB अपॉन TB आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है देखो M/T तो दोनों के लिए क्या है रेशियो सेम है, M अपॉन T का रेशियो दोनों गैस के लिए क्या है सेम है, तो डेंसिटी भी क्या सेम है, बट प्रेशर के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रेशर क्या है, किसी का कम है ज्यादा है, तो प्रेशर पे भी तो डेंसिटी डिपेंड करेगा, केवल M और T पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, चलो प्रेशर मान लो अगर है तो PV इक्वल टू nRT से भी सोच सकते हैं। तो टेम्परेचर तो ठीक है, वेट वॉल्यूम के बारे में नहीं कोई इन्फॉर्मेशन है, तो प्रेशर से रिलेट नहीं कर सकते कि दोनों का सेम होगा नहीं होगा, तो यहाँ भी नहीं बोल सकते। काइनेटिक एनर्जी से देखो, काइनेटिक एनर्जी मानते 3/2 RT अगर रहेगा तो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा, यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है, M इंटू T का मल्टीप्लीकेशन सेम है, तो यानी टेम्परेचर तो सेम नहीं है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा। VRMS स्पीड क्या होगा सेम आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है अंडर रूट 3RT/M होता है। तो ये देखो T/M का रेशियो ही है, बस केवल T और M के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो T/M का भी अगर M/T का रेशियो सेम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TA अपॉन MA इक्वल टू TB अपॉन MB,
ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों का रेशियो क्या है, सेम है दोनों गैस के लिए, तो VRMS स्पीड क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फैक्टर है तो ये क्या होगा, सेम होगा। बहुत सिंपल सा है ये। PV का NRT से भी लगा सकते हैं या PVT से कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, प्रेशर चेंज किया जा रहा है, प्रेशर पीछे कहा जा रहा है, P/2 हो जा रहा है, डबल हाफ कर दिया जाए टेम्परेचर, ये इतना कर दिया तो डबल कर दिया जा रहा है। तो वॉल्यूम बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो एक बार आइडियल केस इक्वेशन PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो मतलब PV/T का अगर मोल कांस्टेंट है तो PV/T का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। PV/T इक्वल टू क्या होगा, NR, जो कि क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब रख देते हैं वैल्यू। पहले क्या था, P था, वॉल्यूम V मान लेते हैं, ये टेम्परेचर T। P2 कितना होगा, P/2 वॉल्यूम V डैश रहने देते हैं, T2 क्या होगा, 2T हो गया। अब सब कुछ कैंसिल कर दो, P से P कैंसिल, T से T कैंसिल, नीचे क्या आ जाएगा, V इक्वल टू 4V डैश। तो V डैश इक्वल टू कितना हो गया, 4V। मतलब 4th टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीजेज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है कि x ml ऑफ H2 डिफ्यूजेज इन 5 सेकेंड। x ml H2 क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। देन x ml ऑफ गैस, कौन, देखो x ml डिफ्यूज होने में कौन सी गैस है और कितना टाइम लगेगा। तो दो अननोन दिया गया है यहाँ पे। देखो जो ऑप्शंस में टाइम भी दिया हुआ और गैस भी दिया हुआ है कि कौन सा टाइम के रिस्पेक्ट कौन सा गैस सेट आएगा। तो डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन क्या करेंगे हम लोग, एक्सॉन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, V1 अपॉन T1 डिवाइड बाई V2 अपॉन T2 अंडर रूट क्या होता है, M2/M1 होता है। ठीक है, एक एक देखो डायरेक्ट यदि करने जाएंगे लोग, मान लो x है तो x बाई इतना क्या होगा 5, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, गैस भी नहीं दिया हुआ है कि कौन सी गैस है, मतलब वॉल्यूम तो x है, कितना टाइम बताना है, और यहाँ पे M2 तुम्हारा M2 भी बताना है, यहाँ पे H2 के लिए तो चलो 2 है, ठीक है, इतना दिया हुआ। x से x कैंसिल हो जाएगा, t को ऊपर लेकर T/5 इक्वल टू अंडर रूट M2/2। अब देखो दो अननोन है, एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, ऑप्शन रख रख के चेक करो। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 10 सेकंड है, 10 सेकंड और हीलियम है, तो 10 सेकंड रखते हैं। तो अगर 10 रखेंगे तो क्या आएगा, 10 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 2, और इधर रखेंगे हीलियम का एटॉमिक मास रखेंगे क्या रखेंगे 4, तो 4 रखेंगे तो 2 आएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 तो 2 के बराबर नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब दूसरे को रख के चेक करते हैं, 20 सेकंड, अगर टाइम 20 सेकंड रखते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इधर देखो O2 गैस यानी कि 32 2 से डिवाइड करें तो 16 रहेगा, तो क्या आएगा 4 आएगा। तो ये सेट आ रहा है, तो यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा 20 सेकंड O2। बाकी इसके लिए 25, तो 5 से डिवाइड करें तो 5 आएगा। CO रखेंगे 16 और 12 कितना आ जाएगा 28, तो 2 तो 14 आएगा, 14 का अंडर रूट होगा नहीं, फिर मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, और यहाँ भी नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा होगा 20 सेकंड O2 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सॉल्व करके निकाले तो नहीं आएगा, बिना ऑप्शन चेक किए ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो एक कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है B है। इसमें क्या कर रहे हैं, एक गैस ये पहले से इंट्रोड्यूस करा रहा है, 2 ग्राम है, प्रेशर कितना है 1 atm है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है ME है। पहले ये एक प्रेजेंट था, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जब ये प्रेजेंट था इतना प्रेशर था, अब इसमें 3 ग्राम B और ऐड कर दिए, 3 ग्राम क्या कर दिए B गैस ऐड कर दिए। तो ऐड करने के बाद से जो फाइनल प्रेशर हो जा रहा है, इसमें ऑब्वियस बात है कि अगर गैस और इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज करो, तो और प्रेशर इंक्रीज हो कितना हो जा रहा है 1.5 atm हो जा रहा है। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सिंपल क्या करना है, PV इक्वल टू NRT लगाओ। पहले जब केवल गैस ये था तो PV इक्वल टू NRT लगाते हैं। क्या करेंगे, प्रेशर कितना दिया हुआ है 1, PV वॉल्यूम तो V रहने देते हैं, मोल कितना है, मोल 2 ग्राम दिया हुआ है, तो 2 डिवाइड में क्या कर देते हैं MA कर देंगे, मोल हो गया, R रहने देते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर दोनों के लिए क्या होगा सेम ही आएगा। इक्वेशन 25 इक्वेशन दे दिया है, 298 केल्विन रख सकते हैं, बट ठीक है रहने देते हैं।
दूसरा जब बी गैस इंट्रोड्यूस करें इसी में, तो इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब प्रेशर कितना होगा 1.5, और टोटल एक साथ लगा देते हैं, एक साथ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 हो गया। वॉल्यूम तो उतना ही है, मोल कितना हो गया, इसके मोल प्लस उसके मोल, तो क्या करेंगे 2/ma प्लस 3/mb, ये आ गया, और इंटू क्या कर देंगे RT, ये इक्वेशन क्या आ गया सेकेंड। अब ma/mb का रेशियो बताना है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर तो क्या आ जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है 3/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2/3, यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर जाएगा 3, तो चलो RT से RT कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो 2/ma डिवाइड में क्या आ गया 2/ma प्लस mb, तो ma/mb निकालना है तो यहाँ से देखो 1/ma क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखो 2/ma और यहाँ से 1/ma कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 + 3ma/mb बच जाएगा, तो 1/ma से 1/ma यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इधर तो 6 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3 × 6 ma/mb, तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, 4 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ma/mb की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3, ये रेशियो आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना था, बस एक गैस ये है तो उसमें कुछ और गैस नहीं, तो पहले प्रेशर इतना था बाद में प्रेशर, तो आइडियल गैस इक्वेशन 2 बार लगा दो, एक बार गैस एक प्रेजेंट था, एक बार जब दोनों प्रेजेंट है तो एक साथ करके 2 आइडियल गैस इक्वेशन निकाला देना लगा देंगे, और वहां से क्या हो जाएगा इनका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। 19 देखते हैं क्या कह रहा है कि 0 डिग्री एक गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका RMS स्पीड क्या है VRMS है, और किस टेम्परेचर पे टेम्परेचर बताना है कि उसका RMS स्पीड क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना है उसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो देखो एक ही बस ध्यान लो VRMS इक्वल टू क्या होता है √3RT/m होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर रखना होता है हमेशा टेम्परेचर किस में रखते हैं केल्विन में रखते हैं, तो रख दो एक बार VRMS इक्वल टू 3RT, टेम्परेचर की जगह क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 केल्विन रख देंगे। अब दूसरी टाइम क्या हो रहा है डबल हो जा रहा है, 2 VRMS लिख देते हैं √3RT', ये T' बताना है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, √3r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इधर रूट है क्या आएगा √273 डिवाइड बाई T' स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 1/2 है 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, 273 डिवाइड बाई T', 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, यहाँ से T' कैलकुलेट कर लेंगे 273 × 4 12 और 18 और 1 कितना हो गया 29 2 8 और 10 1092, ये तो क्या आएगा केल्विन में आएगा, हमें डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बताना रहेगा तो क्या करेंगे -273 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन में 818 दिया था तो वो क्या कर देंगे आंसर टिक कर देंगे, ठीक है ये हो जाएगा। क्या कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द क्रिटिकल टेम्परेचर, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए, तो इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर एंड लिक्विड एग्जिस्ट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेटेड ऐसा ग्राफ बनाया गया था, ये वाला पॉइंट क्या था क्रिटिकल टेम्परेचर था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, मतलब कुछ इस तरह का आया था, यहाँ से गैस जा रहे थे, यहाँ से क्या था इसमें देखो इसके नीचे जितने भी पोर्शन थे उसमें क्या था लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करता था, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा ये सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा जहां पे इस पॉइंट पे लिक्विड और गैस दोनों प्रेजेंट रहेंगे, तो ये क्या है करेक्ट है क्योंकि ये हाईएस्ट टेम्परेचर है, इस पे लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसके नीचे तो लिक्विड गैस रहते ही रहते हैं, ठीक है लिक्विड एंड गैस कैन एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं बियॉन्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द लिक्विड फेज है टू फेजेज, तो कह रहा है इसके बियॉन्ड मतलब इसके अलावा केवल क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही लिक्विड और गैस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसके अलावा चाहे आगे हो या पीछे हो हर जगह मतलब उससे ऊपर भी रहेगा तो क्या होगा गैस है तो गैस रहेगा लिक्विड रहेगा, लिक्विफाई नहीं हो सकता लेकिन गैस लिक्विड में क्या रहेगा डिफरेंस रहेगा, बस इस पॉइंट पे क्या होता है लिक्विड और गैस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, तो यहाँ बोला कि नो डिस्टिंक्शन,
तो इसके अलावा तो हर जगह डिस्टिंक्शन होता है, केवल क्रिटिकल पॉइंट पे डिस्टिंक्शन नहीं होता, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एट क्रिटिकल पॉइंट सरफेस टेंशन ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट पे सारी प्रॉपर्टी लिक्विड और गैस की सेम होती है, तो गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टी सेम होगी, जीरो नहीं होगी, सरफेस टेंशन जीरो नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा। एट क्रिटिकल टेम्परेचर गैस एंड लिक्विड फेज है डिफरेंट क्रिटिकल डेंसिटीज। तो क्रिटिकल पॉइंट पे तो क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम होती है, तो गैस और लिक्विड दोनों की डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर कौन आएगा, ये आंसर हो जाएगा।